हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में अब तक हम लोग 3 वीडियोस कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे जिसमें हमने एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की बात करी। थर्ड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स को थोड़ा स्लो मोशन में, मतलब सॉरी, स्लो मोशन इज नॉट द राइट वर्ड, बट थोड़ा स्लो पेस में मैंने पढ़ाने की कोशिश की। फोर्थ वीडियो है, इसको भी मैं उतना पोलाइटली और पेशेंटली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। वो सारे फैक्टर्स हम इसमें देखेंगे जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें तो हमने फर्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस करा। सेकंड वीडियो में एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी करा, जो कि हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स थे। थर्ड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप देखा कि कैसे हमने उन्हें बायोटिक फैक्टर्स के या फिर उनके बॉटनी के बेसिस पर क्लासीफाई करा, कैसे हम लोगों ने उनके वेदर के बेसिस पर क्लासीफाई करा, या कैसे हम लोगों ने उनके टेन्योर के बेसिस पर क्लासीफाई करा। तो वो हमने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन देखा था। फोर्थ वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप प्रोडक्शन हमारा क्या होता है? जो क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड करता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे नेचुरल, बायोलॉजिकल, एग्रोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। इन चारों को ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेचुरल फैक्टर्स क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, एग्रोनॉमिक फैक्टर्स क्या है और सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो ये जितने भी होते हैं ना, ये जो भी फैक्टर्स हैं हमारे, ये डिटरमाइन करते हैं कि क्रॉप कैसे ग्रो हो रहे हैं, स्ट्रेस में कैसा रेस्पॉन्स है और उनका यील्ड पोटेंशियल कितना है। कि जो भी फैक्टर्स होंगे ये चॉइस ऑफ क्रॉप्स को डिटरमाइन करेंगे, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे, लेवल ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड जो है उस क्रॉप के लिए उसको भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं, जिन्हें हम लोग फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। फिजिकल फैक्टर्स या नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स प्लांट्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो भी हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उसकी एक तरह से फाउंडेशन रखते हैं, फिजिकल और नेचुरल फैक्टर्स। सबसे पहले इसमें हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट हमारा मोस्ट डिसाइसिव नेचुरल फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड या विंड पैटर्न ये कलेक्टिवली डिटरमाइन करते हैं कि किस रीजन में, किस एरिया में कौन सा क्रॉप अच्छा हो सकता है, कौन सा क्रॉप नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइस जैसा क्रॉप है, जैसे हाई हीट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी चाहिए, तो इसको हम लोग उसके अकॉर्डिंगली खरीफ सीजन में इसकी उगाई करते हैं। जब वीट होता है, वीट को थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी कब आएगी? फरवरी एंड और मार्च में। तो वीट को उस समय ज़्यादा सनशाइन चाहिए, बट बाकी टाइम उसको विंटर्स चाहिए। तो इसको हम लोग नवंबर से फरवरी के बीच में हम लोग रखते हैं। तो क्लाइमेट से इस तरह से हमने डिसाइड करा कि कब हमें राइस उगाना है, कब हमें वीट उगाना है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स भी होते हैं कई बार, जैसे ड्रॉट्स हुए, हीट वेव्स हुई, फ्रॉस्ट हुए, साइक्लोन्स हुए, अनसीजनल रेन्स हुई। इन सब की वजह से हमारी यील्ड रुक जाती है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग भी हमारी अफेक्ट होती है, पॉलिनेशन भी अफेक्ट होता है, ग्रेन फिलिंग भी अफेक्ट होती है। सीजनल वेरिएशन होते हैं, कई बार मानसून डिले कर जाता है या प्रोलॉन्ग विंटर्स हो जाती है, जिसकी वजह से सोइंग टाइम इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्रॉप ड्यूरेशन इन्फ्लुएंस हो जाती है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स जो होते हैं, दे रिक्वायर फार्मर टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग मेट्रोलॉजिकल एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म हमारे क्लाइमेट ट्रेंड होंगे, उसमें जब हमारी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज आएंगी, तो उससे क्या होगा? जो क्लाइमेट की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, जो वेरिएशंस हो रहे हैं क्लाइमेट के, सीजनल वेरिएशन, तो वो हमारे ठीक होंगे। वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस हमें चाहिए होंगी और डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम भी हमें चाहिए होगा। सॉइल की बात करते हैं। सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल फैक्टर में। ये हमारा न्यूट्रिएंट सप्लाई, वाटर रिटेंशन, एरेशन, रूट पेनिट्रेशन की बात करता है। 4 एसेंशियल कंडीशन है प्लांट ग्रोथ की। क्या क्या? न्यूट्रिएंट सप्लाई, वाटर रिटेंशन, एरेशन और रूट पेनिट्रेशन। जैसे ब्लैक सॉइल फेमस है कॉटन के लिए, एलुवियल सॉइल फेमस है राइस और वीट की ग्रोथ के लिए, है ना। जो बंगाल साइड की वाटर वाली मार्शी लैंड है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? जूट के लिए फेमस है। माउंटेन सॉइल फेमस है आपके एप्पल, ऑरेंजेस इन या एप्रिकॉट जैसे फ्रूट्स के लिए। सॉइल फर्टिलिटी, पीएच, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ये जो भी कंटेंट होता है ना, ये सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। और किस तरह का फर्टिलाइजर देना है या फर्टिलाइजर के लिए रेस्पॉन्स क्या है, ये सब सॉइल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट तरह के सॉइल्स होते हैं, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल इज कॉटन, ये भी हम लोगों ने समझा था। वाइल एलुवियल सॉइल सपोर्ट वीट, शुगर केन और पल्सेस। सॉइल में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे सैलिनिटी ज़्यादा है, एसिडिटी है या एल्कलिनिटी है या कॉम्पैक्शन है या सॉइल इरोजन हो रहा है। ये जो सॉइल की प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी? सैलिनिटी, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, कॉम्पैक्शन या इरोजन। इसके वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम होने लगती है।
या फिर स्पेसिफिक करेक्टिव मेजर्स चाहिए होता है कि जैसे जिप्सम एप्लीकेशन डाल दिया, लाइम डाल दिया, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स डाल दिए या फिर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। सॉइल हेल्थ को हम लोग कैसे इंप्रूव करते हैं? थ्रू इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने का तरीका है थ्रू इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योरिंग और मिनिमाइज्ड केमिकल मिसयूज। क्लियर? फिर टोपोग्राफी की बात करते हैं। टोपोग्राफी जो रिलीफ होता है ये बेसिकली वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है, सॉइल इरोजन को देखता है, फिजिबिलिटी और मैकेनाइजेशन देखता है, माइक्रो क्लाइमेट देखता है अराउंड द प्लांट। जो फ्लैट लैंड होगी वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगी, मैकेनाइज ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगी। बट जो स्लोप एरिया है वहां पे हमें काउंटरिंग या फिर टेरेसिंग चाहिए होती है टू प्रिवेंट सॉइल लॉस। जैसे टेरेस फार्मिंग होती है माउंटेन रीजन में। अब माउंटेन रीजन की फार्मिंग को आप यूपी और बिहार की फार्मिंग से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे थोड़ा स्लैंट, मतलब थोड़ा स्लोप है, स्लैंट हाइट पर है। तो वहां पे हम लोग टेरेस बनाते हैं उनका या फिर कंटूरिंग करते हैं। ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। वैलीज, हिल स्लोप जो होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, वहां पे सॉइल डेप्थ अलग तरह से होती है, ड्रेनेज और सनलाइट एक्सपोजर अलग कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से डिस्टिंक्ट क्रॉप प्रेफरेंस होती है। जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वहां पे राइस के लिए या फिर जूट के लिए अच्छा होता है। जो अपलैंड्स होते हैं वहां पे सीरियल्स और पल्सिस के लिए अच्छा होता है। तो जो टोपोग्राफी होती है ना, वो नेचुरल ड्रेनेज को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से रूट हेल्थ और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। आप ये मानकर चलिए अगर आप लोग स्लैंट उस पर रखे हैं तो वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, पानी बह जाएगा, रुकेगा नहीं। पानी बहने के लिए, पानी को रोकने के लिए इरिगेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आप कैसे वहां पे काउंटूर बनाते हो या फिर बर्न्स बनाते हो। जो हमारी फ्लैट लैंड होगी वहां पे हम लोग जिस तरह से उगाते हैं, आपके चावल के खेत है, आपने लिया पानी भर दिया खेत में, तो वहां पे अलग तरीके से। तो ये हमारा टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का क्रॉप हम लोग लगा रहे हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, अगेन वाटर अवेलेबिलिटी का एग्जांपल अभी पीछे हमने समझा ही था। वाटर अवेलेबिलिटी अलग तरह से डिटरमाइन करती है क्रॉप के सर्वाइवल को, ग्रोथ रेट को, ईल्ड को। अब आप सूखे वाले एरिया में चावल तो नहीं उगा सकते, या कम पानी वाले एरिया में चावल तो नहीं उगा सकते। जो रेनफेड रीजन्स होते हैं जो मानसून पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं, बाकी कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग इरिगेशन लेकर जाते हैं, है ना। तो वाटर अवेलेबिलिटी डिटरमाइंस क्रॉप सर्वाइवल, ग्रोथ रेट एंड ईल्ड। क्यों? क्योंकि सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी है, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट अपटेक या ट्रांसलोकेशन, इन्हें एडुकेट वाटर चाहिए। रेनफेड रीजन जो होता है वो मानसून डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं। और जो इरिगेटेड रीजन है दे कैन ग्रो लॉन्गर ड्यूरेशन और वाटर इंटेंसिव क्रॉप। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स होते हैं, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स होते हैं, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन के रिस्क बढ़ते हैं। रिक्वायरिंग एफिशिएंट इरिगेशन मेथड। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स क्या है वो हम लोग इरिगेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। द टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाई इज एज इंपॉर्टेंट एज क्वांटिटी। वाटर सप्लाई का टाइमिंग और क्वांटिटी दोनों ही जरूरी है ना। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से पानी चाहिए होता है। अब चावल को बोने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, अलग टाइम पे पानी अलग चाहिए होता है। वैसा तो है नहीं ना कि आप पूरे टाइम में उसको चावल के खेत को बस पानी से भरकर रखोगे। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस लाइक फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग आर हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर स्ट्रेस। बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है, कीड़े पड़ने का भी खतरा होता है। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये तो अभी हमने फिजिकल फैक्टर्स पढ़े। अगले बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो एनवायरनमेंट में बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होती हैं और हार्मफुल बायोटिक स्ट्रेस भी होता है। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर। इसमें हम लोग आगे बात करें, जो क्रॉप वैरायटी या जेनेटिक मेकअप की बात करें, तो जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है क्रॉप का, वो उसकी यील्ड सीलिंग को डिफाइन करता है। द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ क्रॉप डिफाइंस इट्स यील्ड सीलिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस, मैच्योरिटी ड्यूरेशन, न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज। ये क्रॉप के जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या? यील्ड सीलिंग की उसकी कितनी यील्ड हो रही है, स्ट्रेस टॉलरेंस वो कितना स्ट्रेस टॉलरेट कर सकता है, और स्ट्रेस टॉलरेट करता है फिजिकल फैक्टर्स का। मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितने टाइम में मैच्योर हो रहा है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी कैसी आएगी, और रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज उसका कैसा है। जो इंप्रूव्ड वेराइटीज होती है दे आउट परफॉर्म द ट्रेडिशनल वंस ओनली व्हेन ग्रोन अंडर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वैरायटीज होती है, कई बार उन्हें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पानी ज्यादा चाहिए होता है, बट वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे इनकम बढ़ती है फार्मर्स की। जेनेटिक इंप्रूवमेंट होने शुरू हुए हैं, जैसे ड्रॉट टॉलरेंस, या जो हम लोग बात करते हैं कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हम लोग डेवलप करते हैं, है ना। तो वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट भी इस तरह से भी हमें देखने को मिले। और कुछ ऐसे ऑलरेडी होते हैं, जैसे ड्रॉट टॉलरेंट मेज है, ये हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करा। सबमर्जेंस टॉलरेंस है, जैसे स्वर्ण सब वन राइस है, एक तरह का मॉडिफाइड राइस है। इंप्रूव न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी आती है इनके अंदर।
राइट वेराइटी फॉर द राइट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एनवायरमेंट ना, वर्ड से याद रखिए ना, एग्रो भी मतलब एग्रीकल्चर भी और क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट भी, है ना। तो राइट एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए हमें राइट वैरायटी चाहिए होती है, किसकी, क्रॉप की, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो उसमें हमें स्टेबल यील्ड मिलेगी और क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट जो वल्नरेबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। पेस्ट और डिजीज की बात करें, पेस्ट और डिजीज जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, माइट्स होती हैं, रोडेंट्स और नेमाटोड्स होते हैं, अलॉन्ग विद द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये सब क्या करती हैं, पत्तों को, स्टेम्स को, फ्लावर्स को, रूट्स को अफेक्ट करती है, जिससे यील्ड कम हो जाती है। पेस्ट और डिजीज स्प्रेड फास्टर अंडर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स फंगल ग्रोथ। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना होता है, आईपीएम, है ना। तो ये क्या करता है, आईपीएम रिड्यूसेस रिलायंस ऑन स्प्रेज बाय यूजिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, फेरोमोन ट्रैप्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, जो हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो जो डिपेंडेंस है हमारी, कि हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट चाहिए, केमिकल छिड़प रहे हैं, फेरोमोन ट्रैप कर रहे हैं, उन सब से बचाने के लिए हमने आईपीएम शुरू करा। क्लियर। अगर हम लोग टाइमली सर्विलेंस करते रहेंगे, टाइमली एडवाइजरीज आती रहेंगी, तो लोकल इन्फेस्टेशंस को हम लोग एस्केलेट होने से रोक सकते हैं। कुछ चीज़ों में अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ लिखा हुआ है, मैंने आपको और एक्सप्लेनेशन की नीड हो, आप लोग मेरे को उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बोल सकते हैं। बाकी हम लोग जब इन पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी कुछ आपका एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ भी कवर होगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें शायद और डेप्थ में आपके पास आएंगी। वीड लगती हैं हमारे प्लांट्स में, है ना। तो इसमें क्या होता है, वीड्स compete vigorously with crops for essential resources, especially during the early growth stages। अब मिट्टी में जितना न्यूट्रिशन है, अगर वो क्रॉप की जगह वीड ही खा जाएगी उस न्यूट्रिशन को, तो क्रॉप को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से जो यील्ड होगी हमारी वो कम हो जाती है 30 to 80%, अगर वीड को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करा। और ठीक है, और कुछ वीड्स क्या करती हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज होस्ट फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोटेक्शन एफर्ट्स है वो भी कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो वीड दो तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं, एक तो वो ऑलरेडी मिट्टी में जो मौजूद न्यूट्रिशन है, या पानी के थ्रू जो न्यूट्रिशन आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है, प्लांट तक नहीं पहुंचने दे रही। फिर ऊपर से कुछ वीड्स क्या करती है, वो इंसेक्ट पेस्ट को, डिजीज को भी इन्वाइट कर लेती हैं प्लांट के लिए। तो अगर इफेक्टिव हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, इंक्लूडिंग मैनुअल वीडिंग, मैकेनिकल टूल्स, हर्बिसाइड्स, मल्चिंग एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स सच एज क्लीन सीड एंड टाइमली सोइंग, तो हम लोग वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉपिंग सप्रेस वीड्स। ठीक है, क्रॉप रोटेशन भी और और कवर क्रॉपिंग भी, ये वीड की एमरजेंस को रोकते हैं। और लॉन्ग टर्म वीड सीड बैंक्स बनाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म वीड सीड बैंक को रोकते हैं। ठीक है। जो टर्म अगर आपको नहीं समझ आ रही है, जैसे यहाँ पे एक टर्म लिख दी है, लॉन्ग टर्म वीड सीड बैंक, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वीड्स होती है ना, तो वीड के जो रेजिड्यूज होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि वो रेजिड्यूज मिट्टी के अंदर रह गए, अब वो कभी भी आगे चल के वीड बन सकते हैं और आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फ्यूचर की जो वीड इन्फेस्टेशन हैं, वो अभी एक तरह से बीज बन के आपकी मिट्टी के अंदर डले हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है, आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बार एमसीक्यूज के वीडियोस को जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके वो एमसीक्यूज में कवर हो गया हो, या फिर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस में कवर हो गया हो। बट जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ साथ उनके नोट्स जरूर बनाते चलिए। फिर हम लोग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इसमें बात करते हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो न्यूट्रिएंट साइकिल को ऐड करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए डिकम्पोजिशन करेंगे और इंप्रूवमेंट करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर में। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे हेल्प मेक न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन मोर अवेलेबल टू क्रॉप। हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, रूट रॉट्स होते हैं, विल्ट्स होते हैं, प्लांट विगर एंड यील्ड भी हमारी रिड्यूस होने लगती है। बैलेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर रहेगी तो वो क्या करेगी, बैलेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी आएगी कैसे, बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ केमिकल्स एंड यूजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। आपको केमिकल्स का कम यूज करना है, बायोफर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालना है, सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। तो इससे आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज बैलेंस रहेंगी। मेंटेनिंग सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग क्रॉप प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट फैक्टर्स आते हैं इसके बाद। अभी हमने सबसे पहले फिजिकल या नेचुरल फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े। अब हम एग्रोनॉमिक और मैनेजमेंट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। एग्रोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट डिसीजन टेकन बाय फार्मर ड्यूरिंग द क्रॉप साइकिल।
ये ह्यूमन कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली हमारी प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स एफिशिएंसी और क्रॉपिंग सिस्टम के रेजिलियंस को अफेक्ट करता है। जैसे सबसे पहली चीज इसमें आ गई सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी जो है सबसे पहले प्लांट पॉपुलेशन को वही डिटरमाइन करेगी कि हम कैसा सीड बो रहे हैं, है ना। डायरेक्टली ये क्रॉप के विगर को इन्फ्लुएंस करेगी, यूनिफॉर्मिटी और यील्ड पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करेगी। हाई क्वालिटी सीड होंगे तो उसमें गुड जर्मिनेशन होगा, प्योरिटी होगी और दे विल बी फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं, दे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पुअर क्रॉप स्टैंड्स एंड एंश्योर जेनेटिक प्योरिटी ऑफ वैराइटीज एंड हाइब्रिड्स। अनट्रीटेड या लो क्वालिटी सीड्स आप यूज करोगे तो क्या होगा, अनइवन जर्मिनेशन होगा, पैची फील्ड्स बनेंगे, अर्ली स्टेजेस बीमारियां लग सकती हैं उन प्लांट्स में और ओवरऑल हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करने चाहिए। सीड एनहेंसमेंट टेक्निक्स होती है कि सीड्स को आप कैसे एनहेंस करते हो, जैसे सीड ट्रीटमेंट, कोटिंग, प्राइमिंग, पेल्टिंग। इस सब से क्या होता है, जर्मिनेशन और अर्ली क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट हमारा बेटर होता है। अब ये सब क्या होता है, जब हम लोग सीड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सीड का हमारा चैप्टर है ऑलरेडी है, उसके अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे। सोइंग मेथड और प्लांट पॉपुलेशन। सोइंग मेथड और प्लांट पॉपुलेशन एक और फैक्टर है। अगर हम लोग प्रॉपरली सोइंग करेंगे, प्रॉपरली सोइंग एंश्योर दैट सीड्स आर प्लेस्ड एट द करेक्ट डेप्थ, स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन। मिट्टी में कितना गहरा जा रहा है, आपस में दो सीड के बीच में कितना स्पेस है और सीड का ओरिएंटेशन कैसा है। इसकी हेल्प से हमें ये क्लियर हो जाता है कि प्लांट किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और सनलाइट को एफिशिएंटली एक्सेस करेगा। आइडियल प्लांट पॉपुलेशन अवॉइड्स ओवरक्राउडिंग विद रेस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ। क्यों? क्योंकि मिट्टी में अगर बहुत जरूरत से ज्यादा प्लांट्स आपके हो जाएंगे, या जितना स्पेस एक प्लांट को चाहिए उससे ज्यादा प्लांट अगर उस स्पेस में रहेंगे तो क्या होगा, उसी न्यूट्रिएंट के लिए वो प्लांट आपस में compete करेंगे, उस न्यूट्रिशन के लिए आपस में compete करेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। दे प्रिवेंट स्पार्स स्टैंडर्ड्स व्हिच विल रिड्यूस यील्ड पर यूनिट एरिया। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर खेत में आप आपसे 100 प्लांट लगा सकते हो, अगर आप 150 लगा दोगे तो क्या होगा, 150 के 150 उसी 100 को, है ना, उसी 100 के लिए compete करेंगे जो रिसोर्सेज 100 प्लांट्स के लिए। जब ऐसा होगा, अभी हर प्लांट को 100% रिसोर्स मिल रहा है, फिर हर प्लांट को सिर्फ 66.66% रिसोर्स मिलेगा, तो एक भी प्लांट उसमें अच्छा नहीं रह पाएगा। लाइन सोइंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम लोग सोइंग के लिए यूज करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द क्रॉप टाइप, सॉइल कंडीशन एंड फार्म मशीनरी अवेलेबिलिटी। टाइमली सोइंग क्रिटिकल होती है, क्योंकि अगर डिले करेंगे तो एडवर्स टेम्परेचर, पेस्ट प्रेशर और टर्मिनल ड्रॉट्स की वजह से आपकी यील्ड, आपकी जो फसल की उपज है वो अफेक्ट हो जाती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थर्ड पार्ट है। बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमें चाहिए होता है, जिससे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्लांट्स के अंदर दे पाए। कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, बायो फर्टिलाइजर यूज करना है, क्या डालना है मिट्टी में, खाद कैसी डालनी है, वो आपका बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। एंड इट सपोर्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज रूट डेवलपमेंट, physiological process such as root development, photosynthesis and green formation. Integrated nutrient management जो होता है, it combines fertilizers used with organic manures, green manures and biofertilizer, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी भी रहे। तो INM क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इट कंबाइंस फर्टिलाइजर्स यूज विद ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। किस लिए? टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर्स का अगर ओवर यूज करते हैं, दे कैन कॉज न्यूट्रिएंट imbalances, lodging, residue buildup and environmental protection, while underuse limit क्रॉप ग्रोथ। आप ओवर यूज करोगे फर्टिलाइजर्स का तो आपकी मिट्टी खराब होगी, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कुछ एरियाज में हुई है। और अगर अंडर यूज करोगे तो आपके क्रॉप की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। तो आपको बैलेंस जरूरी है। बैलेंस कैसे होगा? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। सॉइल टेस्टिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस, एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज। इस सब के लिए क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग होती है। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट होता है। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट बेसिकली कि आप सही समय पे सही अमाउंट ऑफ पानी दे रहे हो अपने क्रॉप की नीड्स के लिए। क्रॉप की अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस हैं, वहां पे आपको किस ग्रोथ स्टेज में कितना पानी देना है उसकी हम लोग बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट में। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, फरो है, फ्लड इरिगेशन है। ये डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप टाइप एंड डिपेंडिंग ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी हम लोग टाइप ऑफ इरिगेशन को चूज करते हैं। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस होंगी तो हमारे पास वाटर लॉगिंग होगी, सैलिनिटी बढ़ेगी, ड्रॉट स्ट्रेस आएगा और हर चीज इसमें रूट हेल्थ को अफेक्ट करेगी, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। शेड्यूलिंग इरिगेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप स्टेजेस, है ना, और वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन रिस्क कम करने के लिए। इरिगेशन को हम लोग डीपली इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इस स्लाइड में।
वीड पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल की बात करते हैं इफेक्टिव क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, है ना। इफेक्टिव क्रॉप प्रोटेक्शन प्रिवेंट ईल्ड लॉसेस फ्रॉम वीड इंसेक्ट पैथोजेंस एंड रोडेंट्स विच कैन डैमेज क्रॉप एट एनी ग्रोथ स्टेज। इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट किया जाता है और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट किया जाता है, आईपीएम, आईडब्ल्यूएम और आईडीएम। इन्हें कंबाइन करते हैं तो कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स हैं टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। टाइमली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन क्या करता है? प्रिवेंट माइनर इन्फेस्टेशंस फ्रॉम बिकमिंग सीवियर आउटब्रेक्स स्पेशली ड्यूरिंग द वल्नरेबल स्टेजेस, जैसे फ्लॉवरिंग की स्टेज वल्नरेबल होती है। क्रॉप रोटेशन, रेजिस्टेंट वेराइटीज और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, ये हम लोग ढंग से अगर मेंटेन करते हैं तो पेस्ट साइकिल और डिजीज कैरी ओवर जो है फील्ड का, वो कम होता है। फिर बात आती है हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। राइट मैच्योरिटी टाइम पे आप हार्वेस्ट करोगे तो आपके जो लॉसेज हैं, जैसे शेटरिंग, लॉजिंग, स्पॉइलेज या मॉइस्चर रिलेटेड डिटोरिएशन वाले लॉसेज हैं, ये आपके कम हो जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस में आता है आपका ड्राइंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग, सो दैट आपकी क्वालिटी रहे और मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे। पुअर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग से क्या होगा? लॉसेस बढ़ेंगे, पर्टिकुलरली सीरियल्स में, पल्सेस में, फ्रूट्स में, ऑयल सीड्स में। क्यों? क्योंकि उनमें पेस्ट और मॉइस्चर की वजह से लॉसेस आते हैं। साइंटिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यूज करते हैं, मॉइस्चर मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे ग्रेन का डैमेज भी कम होगा और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। एग्जांपल ऐसे समझ लो, हम फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पल्सेस ऑफ फ्रूट्स है ना। पल्सेस की और फ्रूट्स की बात करते हैं। पल्सेस आपकी हो गई, आपने उसको निकाल के रख लिया, अब आपको उनकी पैकेजिंग करनी है, बट पैकेजिंग करने से पहले जब स्टोरिंग का फेज है, आपने उसे मॉइस्चर में रखा, तो क्या होगा? वहां पे फंगस हो जाएगी, आपकी दाल खराब हो जाएगी। सिमिलरली फ्रूट्स को आपको कोल्ड स्टोरेज होम में रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है। अगर आपने प्रॉपर्ली उसे कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा तो क्या होगा? 1 दिन या 2 दिन के बाद में वो फल वो वाले फल सड़ने लग जाएंगे। तो हुआ क्या? एट दी एंड फार्मर की इनकम कम हुई ना। जब आपका जो ईल्ड तो आपकी हो गई, आपका प्रोडक्शन तो बढ़ गया या आपका प्रोडक्शन तो आ गया, उसके बाद तो वो बर्बाद कर रहे हो ना, या फिर आप खराब कर रहे हो। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पहले का सब कुछ। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या है? इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, रिसोर्स एक्सेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसके अंदर फार्मर्स काम कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनकी हम लोग बात करेंगे, दे डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हमारा लेबर की अवेलेबिलिटी होती है कि लेबर हमारे पास कितना है। जैसे जब बीज बोने हैं या फिर जब फसल काटनी है, उस समय लेबर चाहिए होती है। अगर लेबर नहीं मिलेगी तो आपके टाइमिंग डिले होते रहेंगे। लेबर अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट ऑपरेशन सच एज सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ऑल ऑफ विच आर लेबर इंटेंसिव। लेबर शॉर्टेज अगर पीक पीरियड पे रहती है तो फार्मर के ऑपरेशन डिले होते हैं या फिर लेस लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ वो चलने लगते हैं। राइजिंग लेबर कॉस्ट की वजह से भी मैकेनाइजेशन हमारा एनकरेज होता है एंड अडॉप्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि सीड ड्रिल्स या हार्वेस्टर्स को यूज करते हैं। रूरल लेबर अर्बन एरियाज में भी माइग्रेट होती जा रही है, जो कि फर्दर एग्रीकल्चर टाइमलाइंस को अफेक्ट करती है और लेबर डिपेंडेंट सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। कॉस्ट एंड एक्सेस टू इनपुट्स, क्वालिटी सीड्स हमें टाइमली मिल जाए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हमें टाइमली मिल जाए, मशीनरी और इरिगेशन इक्विपमेंट्स मिल जाए, तो हमारा क्रॉप के ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे से चलते रहेंगे। अगर इनपुट की ही स्कैरसिटी रहेगी या फिर डिले हुआ इनपुट में, स्पेशली ड्यूरिंग सोइंग सीजन, तो इसमें क्या होगा? जो प्लांट के स्टैंड्स है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ने लग जाएंगी। अगर इनपुट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? फार्मर्स कई बार कुछ क्रिटिकल इनपुट्स को कम लगाएंगे या फिर अंडर अप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स। सब्सिडीज और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होते हैं, डीबीटी फॉर फर्टिलाइजर जैसे, वो इस एक्सेस को और अफोर्डेबिलिटी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। क्रेडिट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अगर फार्मर्स को मिलेगा तो वो क्वालिटी इनपुट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, मैकेनाइजेशन की तरफ, इरिगेशन की तरफ और इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज की तरफ जा पाएंगे। क्रेडिट ही नहीं मिल पाएगा उन्हें कहीं से, तो वो हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल लोन्स लेंगे, जो गांव के पुराने जमाने के साहूकार होते थे, है ना। तो उससे क्या होगा? उन किसानों पे फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा एंड रिड्यूसेस एबिलिटी टू अडेप्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, पीएम किसान है, फसल बीमा योजना है, इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट है, जो कि लिक्विडिटी सपोर्ट करता है और प्रोडक्शन रिस्क को कम करने में अल्टीमेटली हेल्प करता है। इंश्योरेंस भी होता है, जो कई बार क्रॉप लॉसेज अगर हो जाते हैं वेदर एक्सट्रीम्स की वजह से, पेस्ट आउटब्रेक्स की वजह से, तो उन लॉसेज को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस हो जाता है। क्लियर? मार्केट प्राइसेस और डिमांड, ये एक और फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर, कि मार्केट प्राइसेस जो है वो भी क्रॉप सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एरिया एलोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनपुट यूज इंटेंसिटी और रिस्क टेकिंग बिहेवियर को। क्रॉप जिनके एश्योर्ड प्राइसेस है, जैसे शुगर केन है, वीट है, राइस है ना,
तो ये जो हुए ये लार्जर एरिया अट्रैक्ट करते हैं, बट जो अनस्टेबल प्राइसेस होते हैं, तो फार्मर उन कुछ कमोडिटीज को ग्रो करने से बचने की कोशिश करते हैं। मार्केट इंफ्रा हुआ, जैसे एपीएमसीज हुआ, ई नाम हुआ, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स हुई, ये फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और डिस्ट्रेस सेल को रिड्यूस करते हैं। एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन अगर अगर फार्मर्स के पास है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना हार्वेस्ट टाइमिंग को प्लान कर सकते हैं और र्यूमरेटिव मार्केट्स को सोच सकते हैं। इसके लिए मार्केट इंफॉर्मेशन भी प्लान सॉरी फार्मर्स को जरूरी होती है। लास्ट आता है इसके अंदर हमारा टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। हाँ ठीक है, हम लोग इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करते हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी फार्म मशीनरी होती है, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मोबाइल एडवाइजरीज एंड डिजिटल डिसीजन सपोर्ट टूल्स हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, रिस्क को रिड्यूस करती हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज जो होंगी वो फार्मर्स को रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगी, सो दैट साइंटिफिक रिकमेंडेशन मिल पाए फील्ड पर। गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्सटेंशन नेटवर्क है, जो कि ट्रेनिंग देते हैं, डेमोस्ट्रेशन देते हैं, वेदर को फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग मोबाइल ऐप्स हैं, रिमोट सेंसिंग टूल्स हैं, उनके थ्रू भी आपको टाइमली एडवाइजरीज मिल जाती है। एडवाइजरीज किसकी? साइक्लोन आ रहा है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तो इसमें छोटे छोटे फार्मर्स भी जो होते हैं उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन सर्विसेज अच्छी हैं, टाइमली एडवाइजरीज हैं, तो प्लांट्स उस तो चीजों को उस तरह से प्लान आउट किया जा सकता है। तो ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स थे क्रॉप प्रोडक्शन के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे टेलीग्राम के ग्रुप्स और चैनल्स हैं अलग अलग। टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए का, टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए का, और विश वाइज का डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स एंड डिस्कशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।